Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing well for your NORCET preparation. And today's part 2 of MRP of Pharma, that is the must remember point for the NORCET exam and like all other nursing exams. So basically in the previous class we have discussed the many important drugs and the important side effects like antimicrobial drugs के बारे में पढ़ा था हमने, anticoagulant drugs के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना. एंड आज का जो टॉपिक है that will be like the first topic, that is the digoxin. So as you know, जो डिजॉक्सिन है डेट बिलोंग्स टू द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स से बिलोंग करता है. डिजॉक्सिन क्या करता है? बेसिकली इट इनहिबिट, इट ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम एटीपी एज पंप. सो सोडियम पोटेशियम एटीपी एज पंप को ये ब्लॉक करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैविंग द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव डोमोट्रोपिक इफेक्ट. मतलब क्या है? मतलब ये है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, मतलब कि आइनोट्रोपिक पॉजिटिव मतलब क्या करता है? ये जो मायोकार्डियल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज कर देता है. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो हार्ट मसल्स है वो इंक्रीज कर देता है. सो हैविंग द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, सो इसमें क्या करता है? ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना. नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या है? कि डिक्रीज द हार्ट रेट, है ना. सो डिक्रीज हार्ट रेट, सो हार्ट रेट को कम करता है. एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब क्या है? कि जो एवी नोड से जो कंडक्शन होता है उसको डिले कर देता है. सो डिले द एवी नोड कंडक्शन, है ना. सो एवी नोड कंडक्शन जो है वो डिले कर देता है. सो हैविंग द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है. सो बिकॉज एंड हार्ट रेट को भी कम कर रहा है एंड एवी नोड कंडक्शन को भी कम कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज गिवन इन हार्ट फेलियर, एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, है ना. सो लाइक रेट को कंट्रोल करना होता है तो लाइक एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन में देते हैं. एंड हार्ट फेलियर में मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए देते हैं. सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ डिजॉक्सिन, राइट. एंड जैसे हमने लिथियम के बारे में पढ़ा था, हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा है, वैसे ही डिजॉक्सिन का भी एक थेराप्यूटिक लेवल है. अगर उस लेवल से ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा एंड उस लेवल से कम होगा तो ड्रग का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा इन द बॉडी. सो थेराप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन क्या है? कितना है? दैट इज 0.5 to 2 नैनोग्राम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. सो थेराप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन इज 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml, ठीक है ना. So when you are giving this drug, this digoxin, it is the negative chronotropic, right? Means कि heart rate को ये कम करता है. So because of that, whenever you are giving this digoxin, you have to palpate like apical pulse for full 1 minute. This is the exam questions. बहुत टाइम एग्जाम में एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा है कि when you are giving digoxin आपको क्या मॉनिटर करना है? You have to monitor apical pulse. वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मॉनिटर एपिकल पल्स फॉर 1 मिनट. इट्स नॉट लाइक कि आपने 15 सेकेंड के लिए पैल्पेट किया एंड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. नो, यू हैव टू पैल्पेट द एपिकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट. एंड इफ इट इज less than 60 in adult or less than 100 in infant, or you can say less than 70 in children, so you have to withhold the drug and inform to their physician, है ना. So inform to physician, very very important. अगर less than 60 है, less than 100 है, less than 70 है, so you have to withhold the drug and inform to their concerned physician, and उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना. So that is very very important, ठीक है. One more important MCQ यहाँ से क्या आता है कि related to the electrolytes level. So hypokalemia increase the digoxin toxicity. very very important questions. लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. हाइपोकेलेमिया है सो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के चांसेस और बढ़ जाता है. सो इसलिए अगर पेशेंट आपके डिजॉक्सिन पे है सो पोटेशियम लेवल को नॉर्मल रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना. एंड अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो क्या हो जाएगा? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी विल लीड टू हाइपरकेलेमिया. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाइपोकेलेमिया विल इंक्रीज द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी विल कैन लीड टू हाइपरकेलेमिया, ठीक है. सो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या क्या साइन होते हैं? दैट इज एनोरेक्सिया हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, अर्ली साइन देखने को मिलता है. उसके अलावा लाइक जेंथोप्सिया इज द येलो विजन, ठीक है ना. ब्लर विजन हो गया, एरिथमियाज, मसल वीकनेस, तो ये सारे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स है, ठीक है. सो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा तो क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट, दैट इज हम एंटीडोट्स देंगे. सो एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या है? दैट इज डिजिबाइन और डिजॉक्सिन इम्यून फैब.
digoxin immune fab. So digoxin or digoxin immune fab is the antidote for digoxin toxicity. So these are the important point that you have to remember regarding digoxin, very important, right? Coming to the next drug, that is the antihypertensive. So antihypertensive में सबसे पहले हम डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, that is something very important. So डायूरेटिक्स मतलब क्या होता है? डायूरेटिक मतलब कि क्या कर रहा है वो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है, मीन्स कि इट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम योर बॉडी. सो सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है, सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है एंड यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज गिवन इन हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर कंडीशन में बीपी भी कम करता है, सो हाइपरटेंशन में भी देते हैं. एडीमा हो गया, लाइक पल्मोनरी एडीमा हो गया, पेरिफेरल एडीमा है ना, सो एडीमा में देते हैं. रीनल डिसऑर्डर में भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट फेलियर एंड एडीमा, हाइपरटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स. सो डायूरेटिक्स के ना बहुत सारे क्लासेस है, जैसे कि लूप डायूरेटिक्स. सो लूप डायूरेटिक्स का मतलब क्या है ना, जो लूप पे एक्ट करेगा, मतलब लूप ऑफ हेनली, मतलब कि बेसिकली थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली पे एक्ट करता है, दैट इज द लूप डायूरेटिक्स. वो कौन कौन से ड्रग्स है? दैट इज फ्यूरोसिमाइड हो गया, फ्यूरोसिमाइड एंड टॉर्सिमाइड. फ्यूरोसिमाइड को लेसिक्स भी बोलते हैं, सो ये भी याद रखना है ना. सो फ्यूरोसिमाइड और टॉर्सिमाइड इज द लूप डायूरेटिक्स, जो बेसिकली लूप ऑफ हेनली और थिक असेंडिंग लूप पर एक्ट करते हैं. एंड इसमें अब खुद सोचो कि ये क्या कर रहा है, लूप डायूरेटिक्स क्या कर रहा है? सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन कर रहा है, साथ में पोटेशियम का भी एक्सक्रीशन कर रहा है. सो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहा है, सारा इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहा है, तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा वाटर चला जाएगा तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है ना. सो ये सारे साइड इफेक्ट हो गए. सो ये आप ऐसे ही याद कर सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आपको क्या याद करना है? दैट इज ओटोटॉक्सिसिटी, है ना. सो ओटोटॉक्सिसिटी, लूप डायूरेटिक्स का साइड इफेक्ट क्या है? दैट इज द ओटोटॉक्सिसिटी भी करता है ये, है ना. सो ओटोटॉक्सिसिटी भी है, हाइपोकैलेमिया हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, ये तो पता ही है सबको, ठीक है ना. कमिंग टू थायजाइड डायूरेटिक्स. सो थायजाइड किस पे एक्ट करता है? थायजाइड एक्ट करता है डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है. इसका ड्रग का नाम क्या है? दैट इज हाइड्रोक्लोरथाइजाइड. हाइड्रोक्लोरथाइजाइड अगेन ये भी क्या करेगा? सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन करेगा, तो लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा. बट द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आपको इसके रिगार्डिंग क्या याद करना है? दैट इज कि दिस थायजाइड डायूरेटिक्स will lead to hypercalcemia and hyperuricemia, very important, है ना. So hypercalcemia और hyperuricemia like in gout के भी चांसेस इंक्रीज कर देता है. ये दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आपको याद करना है, ठीक है. कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक. सो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कि इसका जो ड्रग का नाम है दैट इज स्पाइरोलेक्टोन एंड अमाइलोराइड. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये क्या करता है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, मतलब पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करता है. बाकी हमने जो लूप डायूरेटिक्स पढ़ा, थायजाइड डायूरेटिक्स पढ़ा, वो सब क्या कर रहे थे? पोटेशियम का भी एक्सक्रीशन कर रहे थे, सो हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिल रहा था. बट इन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक क्या करता है? पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं करता है, सो पोटेशियम अंदर ही रिटेन होगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया का है तो उसमें हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दे सकते हैं ना. सो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स पोटेशियम को रिटेन कर रहा है, सो हाइपरकैलेमिया हो सकता है एक साइड इफेक्ट, है ना. एंड वन मोर साइड इफेक्ट रिलेटेड टू स्पाइरोलेक्टोन. सो स्पाइरोलेक्टोन विल लीड टू गायनेकोमेस्टिया भी ये करता है. So these two important side effects that you have to remember, right? Then the fourth classification, that is osmotic diuretic, that the example is mannitol. and सबको पता है mannitol हम like increase intracranial pressure हो गया, cerebral edema हो गया, increase intraocular pressure that is glaucoma हो गया. So in that condition में हम osmotic diuretics that is mannitol prescribed करते हैं. And the one very important thing जो नॉर्सेट में पूछा जाता है that is कि if your patient is on diuretics, you have to monitor electrolytes, very important, क्योंकि सोडियम पोटेशियम का वॉश आउट हो रहा है, बॉडी से जा रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है. सो यू हैव टू मॉनिटर द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना. ये लेवल आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करना है. इनटेक आउटपुट आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. कितना पेशेंट इनटेक ले रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है. सो प्रॉपरली यू हैव टू मॉनिटर द इनटेक आउटपुट सो दैट यू कैन असेस द डिहाइड्रेशन. पेशेंट डिहाइड्रेशन में तो नहीं चला गया. एंड ऑल्सो बॉडी वेट मॉनिटर करना है, क्योंकि बेसिकली हम इसको एडिमा में देते हैं, लाइक
पेरिफेरल एडिमा हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया ना, बॉडी में बहुत सारा स्वेलिंग, हार्ट फेलियर हो गया। सो हमें बॉडी वेट भी डेली मॉनिटर करने हैं, एंड बीपी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाइपोटेंशन भी लीड कर सकता है, सो बीपी मॉनिटर करना है। डिहाइड्रेशन के लिए हमें चेक करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे कि लेसिक्स हो गया, लूप डायूरेटिक्स हो गया। बेसिकली जो पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है उनमें हम प्रेफर करेंगे कि उसको मॉर्निंग में दे, लाइक 6 PM से पहले पहले ये दवाई दे दे, क्योंकि अगर आपने 6 PM के बाद दिया तो वो बार बार वॉशरूम जाएगा, बार बार वॉशरूम जाएगा, तो उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट कोशिश करना है, मतलब एग्जाम में आए तो यही लिखना है कि 6 PM से पहले हमें देना होता है, मॉर्निंग टाइम में देना होता है, नाइट में नहीं देने होते ये ड्रग्स। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नो एट लीस्ट, राइट। Coming to the next antihypertensive drug, that is the calcium channel blocker, that is CCB, मतलब कि calcium channel blocker, and as the name suggests calcium channel blocker means it block the calcium channel, है ना। so it inhibit the calcium channel in the blood vessels and the muscles। so blood vessels में inhibit किया तो जो हमारे जो blood vessels से जो contract कर रहे थे वो रिलैक्स हो जाएंगे, and heart muscles पे जो कैल्शियम इनहिबिट करेगा तो जो हार्ट मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन था वो भी कम हो जाएगा, तो बेसिकली क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा ना। सो इट इनहिबिट द कैल्शियम इन द ब्लड वेसल्स एंड द मसल्स एंड इट विल लीड टू रिलैक्सेशन। सो बेसिकली लाइक इसको हाइपरटेंशन में देते हैं, एंजाइना लाइक की मसल्स, कार्डियक मसल्स को भी रिलैक्स कर रहा है, तो लाइक चेस्ट पेन हो गया, एंजाइना हो गया, वहां पे देते हैं, और अरिथमियाज में भी दिया जाता है। सो हाइपरटेंशन, एंजाइना और अरिथमियाज हो गया। इसके ना 2 क्लासिफिकेशन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ना 2 क्लासिफिकेशन है। तो इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एक हमारा है डाईहाइड्रोपायरिडिन्स, एक ड्रग हमारा है डाईहाइड्रोपायरिडिन्स जो बेसिकली ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। डाईहाइड्रोपायरिडिन्स वाला जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना वो बेसिकली ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है और वो वेजोडाइलेशन करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको बेसिकली अगर बीपी बहुत ज्यादा है, इंक्रीज बीपी मतलब कि हाइपरटेंशन में बेसिकली हम डाईहाइड्रोपायरिडिन्स वाला ड्रग्स देंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है एम्लोडिपिन हो गया, निफिडिपिन हो गया, निकार्डिपिन हो गया, है ना। सो हाइपरटेंशन में इसको देते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो एम्लोडिपिन हो गया, निफिडिपिन हो गया, निकार्डिपिन हो गया, जो हमारे डाईहाइड्रोपायरिडिन्स वाले जो ग्रुप है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट है हमारा पेरिफेरल एडिमा, एंड क्योंकि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम करता है सो पेरिफेरली क्या हो जाएगा, फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा। सो पेरिफेरल एडिमा और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया देखने को मिलता है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ डाईहाइड्रोपायरिडिन्स, दैट इज द एम्लोडिपिन, निफिडिपिन एंड निकार्डिपिन का। ठीक है। सेकेंड हमारा जो ड्रग्स है ना, सेकेंड ड्रग्स हमारा है नॉन डाईहाइड्रोपायरिडिन्स। नॉन डाईहाइड्रोपायरिडिन्स दैट इज विरापामिल एंड डिल्टियाजेम। सो विरापामिल एंड डिल्टियाजेम जो है दैट इज नॉन डाईहाइड्रोपायरिडिन्स है, जो बेसिकली हार्ट के मसल्स पे एक्ट करता है, एंड दैट विल लीड टू नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब कि क्या करता है, हार्ट रेट कम कर देता है। ठीक है। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट मींस की एवी नोड कंडक्शन क्या करता है, डिले कर देता है, एंड नेगेटिव आयोनोट्रोपिक मतलब कि डिक्रीज द force of contractility, decrease the contractility of the heart muscles। so heart muscles की contractility भी क्या कर देता है, decrease कर देता है। so because of that इसको हम angina में देते हैं, है ना। supraventricular tachycardia हो गया, टू डिक्रीज लाइक जो हार्ट रेट इतना ज्यादा है उसको, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, है ना, और हाइपरटेंशन में भी देते हैं इसको। सो दैट दीज आर द इंडिकेशन फॉर विरापामिल एंड डिल्टियाजेम। ठीक है, आई बात समझ में। सो विरापामिल और डिल्टियाजेम में रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे बेसिकली आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। सो जितने भी हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना, जब भी इसको हम देंगे सो हमेशा यू हैव टू मॉनिटर बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट का बीपी एंड हार्ट रेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। कमिंग टू द थर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट इज द ACE इनहिबिटर, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। आई थिंक आपको एब्रिविएशन लिखने की नीड नहीं, सबको पता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये बेसिकली क्या करता है ना, जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है ना। सो ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन को इनहिबिट कर देता है, दैट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सो एंजियोटेंसिन 2 क्या है, इट इज द पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर। सो एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो क्या हो गया, वेजोडाइलेशन हो गया, तो हाइपरटेंशन में इसको देते हैं। प्लस और ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन को भी सिक्रीशन को भी डिक्रीज कर देगा, एंजियोटेंसिन सिक्रीशन भी कम कर देगा। सो एंजियोटेंसिन क्या करता है,
सबको पता है, जब मैंने आपको एंडो पढ़ाया था, एंडोक्राइनोलॉजी, तो उस एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में बताया था आपको एंजियोटेंसिन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये भी मतलब बीपी को इंक्रीज ही करता है। सो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन भी नहीं होगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट है। सो एसी इनिबिटर में कौन कौन से ड्रग आते हैं, लाइक जितने भी प्रिल वाले ड्रग होते हैं, जैसे कि नेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, है ना, सारे प्रिल वाले ड्रग्स आते हैं। सो ये ड्रग्स के नाम है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट है हमारा साइड इफेक्ट। सो साइड इफेक्ट होता है इसमें, द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो आपको याद करना है, दैट इज द ड्राई कफ। ड्राई कफ क्यों, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन रिलीज इंक्रीज हो जाता है, ब्रेडिकाइनिन जो है इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द ड्राई कफ देखने को मिलता है। एंड अभी मैंने क्या बताया, एंजियोटेंसिन को भी डिक्रीज कर रहा है। सो एंजियोटेंसिन क्या कर रहा था, पोटेशियम एक्सक्रीशन कर रहा था, तो एंजियोटेंसिन भी सिक्रीशन कम हो गया, तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिलता है इसी इनिबिटर में। उसके अलावा एंजियोएडिमा देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, रीनल फंक्शन और डिटेरियोरेट हो सकता है ना। और इट इज द ट्रेटोजेनिक ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रीनल एजेनेसिस करता है। जब मैं आपको ट्रेटोजेनिक ड्रग पढ़ाया था इन द पार्ट 1 वाला वीडियो में, सो मैंने बताया था कि एसीई इनिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दिस बोथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर नॉट गिवन इन प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज इट इज द ट्रेटोजेनिक ड्रग, रीनल एजेनेसिस करता है, ठीक है ना। सो ट्रेटोजेनिक ड्रग है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एसी इनिबिटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू the fourth one, that is the angiotensin receptor blocker, ARB, that is the angiotensin receptor blocker, जो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को ब्लॉक कर देगा। सो इसका भी जो काम है वो सेम ही है एसी इनिबिटर की तरह ही। इसका एग्जांपल हमारा लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, सारे टन वाले, सार्टन वाले है ना। सो इसमें प्रिल वाले थे, इसमें सारे सार्टन वाले हैं। सो लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, ये हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है। इसका भी साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोटेंशन, रीनल इंपेयरमेंट करेगा और ट्रेटोजेनिक भी होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एसी इनिबिटर में आपको ड्राई कफ देखने को मिलेगा और एंजियोटेंसिन ब्लॉकर जो है, रिसेप्टर ब्लॉकर जो है, वो ड्राई कफ नहीं करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ हो रहा है, सो अगर वो एसी इनिबिटर को टॉलरेट नहीं कर रहा तो उसको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट द टू इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग एसी और एआरबी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द बीटा ब्लॉकर। सो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा ब्लॉक मतलब बीटा को ब्लॉक कर देता है। जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है ना, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो जिसका जो काम है वो एड्रेनलिन जैसा काम है ना। सो इट ब्लॉक द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। सो बीटा, हमारे बीटा रिसेप्टर्स 3 होते हैं बेसिकली, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, ठीक है। सो ये बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 को बेसिकली ब्लॉक करते हैं, डिपेंडिंग करता है कि बीटा 1 को कर रहे हैं कि बीटा 2 को कर रहे हैं कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सबको कर रहे हैं। सो बीटा ब्लॉकर बेसिकली बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। तो अगर ये बीटा 1, हार्ट में ना बेसिकली बीटा 1 होता है और जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें बीटा 2 होता है, और बीटा 2 जो है लंग्स में भी होता है, हार्ट में भी होता है, और बीटा 1 बेसिकली हार्ट में होता है। तो अगर ये बीटा 1 ब्लॉकर होगा तो कार्डियो सिलेक्टिव बोलते हैं। कार्डियो सिलेक्टिव तो बेसिकली लाइक मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, ये सारे हमारे कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स है। कार्डियो सिलेक्टिव मतलब बीटा 1 को सिर्फ ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना। सो लाइक अगर कोई पेशेंट अस्थमा का है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन उसमें होता है, सीओपीडी का पेशेंट है, तो उसमें ये ड्रग हम प्रेफरेबली इसको देंगे। सो इट इज प्रेफरेबल ड्रग, इट इज प्रेफरेबल ड्रग फॉर अस्थमा पेशेंट। क्यों, क्योंकि अगर आपने बीटा 2 वाला दिया तो बीटा 2 क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा। एंड ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, उनमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के चांसेस ज्यादा है, तो और ये ड्रग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा तो उसकी जो उसका जो पेशेंट का जो कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। इसलिए हम बीटा 2 सिलेक्टिव नहीं देते हैं, बीटा 1 सिलेक्टिव देते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स देते हैं। सो कार्डियो सिलेक्टिव में मेटाप्रोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया और एस्मोलोल हो गया। इट इज गिवन इन अस्थमा पेशेंट ऑल्सो, ठीक है। एक हमारा होता है नॉन सिलेक्टिव। सो नॉन सिलेक्टिव में लाइक बीटा और बीटा 2 दोनों को करेगा। सो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। उसके एग्जांपल है प्रोपेनोलोल, नोडोलोल। एंड इंपॉर्टेंट कि इसको हम, इस ड्रग्स को हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन लाइक की अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट में हम नहीं देते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ब्लॉक करेगा, अल्फा को भी ब्लॉक करेगा और बीटा को भी ब्लॉक करेगा, दैट इज कार्बिडिलोल और लेविटालोल। सो बेसिकली हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देते हैं, है ना, एकदम से सडनली बीपी कम कर देता है, ठीक है। सो बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट क्या है, ऑफ कोर्स ब्रेडिकार्डिया करेगा, हार्ट रेट कम करेगा, क्योंकि एड्रेनलिन वाला काम
जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है, लाइक एड्रेनलिन जैसा एक्टिविटी है, तो वो सारे काम कम कर देगा, लाइक ब्रेडिकार्डिया के चांसेस है, हाइपोटेंशन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट कोल्ड एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलती है, एंड इट मास्क द हाइपोग्लाइसीमिया वाला सिम्टम्स भी मास्क कर सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपने बीटा 2 दिया तो आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगा, इसलिए अस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट में नहीं देंगे, बट बीटा 1 में आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग बीटा ब्लॉकर। Coming to the next one, that is sodium nitroprusside. So sodium nitroprusside बेसिकली क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, एंड इट एक्ट ऑन द आर्टरी एंड वेन दोनों पे। सो ये आर्टरी और वेन्स दोनों पे एक्ट करता है, एंड दोनों को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। सो आर्टेरियो डायलेटर एंड वेनो डायलेटर। सो आर्टरी एंड वेन्स दोनों को डायलेट कर देता है। सो लाइक कि आफ्टर लोड, प्री लोड सब कम कर देता है। सो इसलिए इसको हम हाइपरटेंशन में देते हैं, लाइक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको आईवी के थ्रू देते हैं, है ना, आईवी थ्रू देते हैं, एंड कंटिन्यूस पेशेंट का बीपी मॉनिटर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड दे रहे हैं, सो यू हैव टू मॉनिटर द बीपी ऑफ द पेशेंट कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, एंड इट इज गिवन इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। एंड अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म तक सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड यूज किया तो साइनाइड टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है ना। सो कॉम्प्लिकेशन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड इज साइनाइड टॉक्सिसिटी। तो लाइक पेशेंट में लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, सो इस तरीके का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अगर सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, मतलब साइनाइड टॉक्सिसिटी ऐसा कुछ दिखने लगेगा, तो हमें एंटीडोट देने पड़ेंगे। सो एंटीडोट क्या है, एंटीडोट हमारा है सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्सी कोबालामाइन इज द एंटीडोट फॉर सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड, ठीक है ना। उसके अलावा और हमारे वेजोडाइलेटर कौन कौन से हैं, लाइक हाइड्रेलाजिन हो गया, मिनॉक्सिडिल हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट हो गया, ये सारे भी क्या है, वेजोडाइलेटर है, वेन्स को, आर्टरी को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, ठीक है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट। सो आइसोसोर्बाइड आपने सुना होगा, जो एंजाइना के पेशेंट होते हैं, चेस्ट पेन के जो पेशेंट होते हैं, उनको हम आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट देते हैं। तो कैसे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम देते हैं सबलिंगुअल मतलब हम पेशेंट को बोलते हैं इसको अंडर द टंग रखना है, ठीक है, अंडर द टंग रखना है इस ड्रग्स को, कभी भी च्यू या फिर स्वेलो नहीं करना है, च्यू या और स्वेलो नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द टंग रखना है, ठीक है। एंड यहाँ से एमसीक्यू आ रखा था, है ना, अंडर द टंग रखना है, च्यू एंड स्वेलो नहीं करना है, एंजाइना पेशेंट में देते हैं। और हम कैसे देते हैं, हमने फर्स्ट डोज ऑफ आइसोसोर्बाइड का दिया, देन पेशेंट का चेस्ट पेन अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर से हम 5 मिनट पे फिर से देंगे, देन फिर से देंगे। सो मैक्सिमम हम 3 डोज दे सकते हैं एट 5 मिनट इंटरवल पे। सो इन 15 मिनट में हम मैक्सिमम 3 डोज दे सकते हैं, एंड आफ्टर गिविंग ऑफ 3 डोज इन 15 मिनट अगर पेशेंट का चेस्ट पेन अभी भी रिजॉल्व नहीं होगा तो हम लाइक अदर मेथड यूज करेंगे, है ना। सो लाइक एमआई का पेशेंट हो सकता है, सो हम उस तरीके से ट्रीट करेंगे। एंड जब आप आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट देते हैं ना, सो यू हैव टू गिव दिस ड्रग व्हेन द पेशेंट इज सिट ऑन द बेड और लाइंग ऑन द बेड, लाइक इन फॉलोड पोजीशन में। कभी भी पेशेंट खड़ा है आप नहीं दे सकते, क्योंकि हाइपोटेंशन होगा तो पेशेंट को लाइक डिजीनेस, फटीग होकर गिर भी सकते हैं ना। सो हाइपोटेंशन हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट आपको पेशेंट को सिटिंग और लाइंग पोजीशन में देना है, ठीक है ना। एंड इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, हेडेक इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। तो ऐसा नहीं कि हेडेक हो रहा है तो आप ड्रग नहीं दोगे, नहीं, तभी भी आपको सेकंड या थर्ड डोज देना है, ठीक है ना। सो दिस ऑल रिगार्डिंग हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट, ठीक है ना। देन कमिंग टू द एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमी मतलब कि अरिथमिया जो हमारे इरेगुलर हार्ट रेट होते हैं उसको स्टॉप करने के लिए, दैट इज एंटी अरिथमिया ड्रग। सो लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, है ना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया। सो इन दैट कंडीशन में हम एंटी अरिथमिक ड्रग देते हैं। सो इसमें बेसिकली 5 क्लासेस है, ठीक है ना, 4 क्लासेस है, एंड फिफ्थ क्लास में बेसिकली एडेनोसिन आता है। सो क्लास नंबर 1 में क्या है, क्लास 1 में हमारा है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सो सोडियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को स्लो कर देता है, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना उसको कम कर देता है। सो दैट इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसका एग्जांपल है लिडोकेन और प्रोकेनामाइड,
वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बेसिकली कहाँ देते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में देते हैं। जैसे कि लिडोकेन की अगर मैं बात करूं तो जो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बेसिकली शॉकेबल रिदम आपने सुना होगा ना, शॉकेबल रिदम, है ना। सो इन दैट कंडीशन में सबसे पहले तो हम पेशेंट को एड्रेनलिन तो देते ही देते हैं, शॉक देते हैं, लाइक आफ्टर गिविंग 2 to 3 शॉक स्टिल अगर पेशेंट का पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन रिजॉल्व नहीं होता है तो हम लिग्नोकेन या फिर अमायोड्रिन देते हैं। फर्स्ट चॉइस होता है हमारा अमायोडरोन एंड सेकंड होता है लिग्नोकेन, ठीक है ना। सो अमायोड्रोन का डोज कितना होता है, फर्स्ट डोज हम 300 mg बोलस देते हैं एंड सेकंड डोज हम 150 mg देते हैं, ये आपने ACLS में पढ़ा होगा, ठीक है ना। या फिर अगर अमायोड्रोन नहीं है तो आप लिडोकेन भी दे सकते हैं। लिडोकेन कितना देते हैं, लिडोकेन हम देते हैं 1 to 1.5 mg पर kg फर्स्ट डोज 1 to 1.5 mg पर kg एंड सेकेंड डोज हम देते हैं उसका जस्ट हाफ, जैसे कि अमायोड्रोन हमने 300 mg दिया, उसका हाफ हमने 150 mg सेकेंड डोज दिया। ऐसे ही लिडोकेन का भी जो फर्स्ट डोज होता है 1 to 1.5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट और सेकेंड डोज जो है वो 1 का हाफ कितना होता है 0.5 to 0.75 mg पर kg देते हैं, ठीक है ना। शॉकेबल नॉन शॉकेबल रिदम लाइक पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। आई बात समझ में, ये हमारा क्लास 1 हो गया। क्लास 2 में क्या है, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। सो अभी हमने बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़ा। सो बीटा ब्लॉकर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं। सो लाइक प्रोपेनोलोल हो गया, मेटाप्रोलोल हो गया। सो ये हमारे क्लास 2 में हो गया। क्लास 3 में हमारे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो कि रिपोलराइजेशन फेज को प्रोलॉन्ग कर देता है, जिसमें हमारा अमायोडरोन हो गया जो कि अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, अमायोडरोन हो गया। क्लास 4 में हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे, कैल्शियम को इनहिबिट कर देंगे इन द ब्लड वेसल एंड इन द हार्ट मसल्स में। सो हार्ट मसल्स में कम करेंगे। तो हमने पढ़ा था ना अभी दो क्लासिफिकेशन होता है ना, दो क्लासिफिकेशन में एक हमारा ब्लड वेसल्स पे कर रहा है और एक हमारा किस पे कर रहा है, हार्ट मसल्स पे कर रहा है। तो हार्ट मसल्स पे कर रहा है तो जिसकी वजह से नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक था, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक था और नेगेटिव आइनोट्रोपिक था, नेगेटिव क्रोनो था और नेगेटिव ब्रोमो था। तो इट स्लो द AV नोड कंडक्शन ऑल्सो। सो लाइक विरापामिल हो गया और डिल्टियाजिम हो गया, ठीक है। एंड द वन मोर इज द एडिनोसिन जो बेसिकली क्लास 5 में बिलोंग करता है। एडिनोसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि एडिनोसिन एग्जाम में MCQ आएगा कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और ड्रग ऑफ चॉइस इन सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इन सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और यू कैन से लाइक पैरोक्सिस्मल सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पैरोक्सिस्मल सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, लिडोकेन, अमायोड्रोन, प्रोपेनोलोल एंड एडिनोसिन। देन आंसर इज एडिनोसिन, ठीक है ना। सो एडिनोसिन इज द आंसर। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर paroxysmal supraventricular tachycardia that is adenosine, very very important. So adenosine basically क्या करता है, it temporarily stop the electrical conduction through the AV node. So that's why it is given in like supraventricular tachycardia में, very important. Like VT या VFO को तो नहीं देते हैं, it is contraindicated. It is given in supraventricular tachycardia, मतलब ventricular से above में अगर प्रॉब्लम है तो देंगे, supraventricular tachycardia में देंगे बेसिकली paroxysmal supraventricular tachycardia like AV NRT और ABRT में देते हैं बेसिकली, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड थिंग, इसको कैसे देते हैं, रैपिडली IV पुश देते हैं, लाइक विद इन 2 to 3 सेकेंड में इसको पुश करते हैं। सो रैपिड IV पुश करते हैं एंड इसका जो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ इसका बहुत कम है, दैट इज लेस देन 10 सेकेंड है। सो जैसे ही आपने इसको पुश किया उसके बाद आपको 20 ml NS से फ्लश करना होगा और वो जो आर्म है उसको एलिवेट करना होगा। लेट सपोज राइट आर्म में उसका पेरिफेरल लाइन लगा है, आपने इसमें पुश किया, पुश करने के बाद आपको 20 ml ऑफ NS से पुश करना है, फ्लश करना है लाइन को और आर्म को एलिवेट करना है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर एडमिनिस्ट्रिंग दिस एडिनोसिन, ठीक है ना। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि इसको डोज कितना होता है, सो डोज बेसिकली इसका होता है 6 mg। फर्स्ट हम 6 mg देते हैं, 6 mg हमने दिया, हमने 20 ml NS से हमने फ्लश किया, आर्म को एलिवेट किया, स्टिल सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हुआ है ना। सो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया लाइक बेसिकली क्या होता है, नैरो QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, बहुत नैरो होता है और हार्ट रेट मोर देन 150 होगा, है ना। सो अगर हार्ट रेट कम नहीं हुआ, नैरो QRS कॉम्प्लेक्स अभी भी है, तो फिर से हम सेकेंड डोज देंगे, सेकेंड डोज रिपीट करेंगे, कितना, डबल, दैट इज 12 mg। सो विद इन 1 to 2 मिनट में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आप 12 mg देंगे। सो ये डोज होता है, ड्रग ऑफ चॉइस ये है,
ठीक है ना। उसके बाद ये क्या कहते हैं, स्टॉप द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू द एबी नोड। सो आपको ना टेम्पररी कार्डियक पॉज भी देखने को मिल सकता है। सो फ्यू सेकंड के लिए ए सिस्टोल भी देखने को इन ईसीजी में देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप इस ड्रग को देंगे ना, पेशेंट को ईसीजी कंटिन्यूअस मॉनिटर होना चाहिए, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया या फिर एसिस्टोल हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना। चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, पेशेंट बोलेगा लाइक मैं मर गया। सो इस तरीके का फील होगा, क्योंकि फ्यू सेकंड के लिए एसिस्टोल होता है ना, बिकॉज ऑफ डेट। फ्लशिंग, डिस्पनिया और हेडेक, सो ये सारा एडवर्स इफेक्ट है ऑफ एडेनोसिन। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे क्लास 5 भी बोल सकते हो ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। सो ये हमारे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में था सारा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसको खुद से नोट्स बनाओ, जो आपको लग रहा है कि आप बार बार भूल रहे हो उसको अपनी छोटी नोटबुक में लिखो, उसको बार बार रिवाइज करो और फार्मा से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, सो बाय दैट आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो।